क्या इस देश में अपना हक मांगना, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अब गुनाह हो गया है? और क्या हमारे देश की पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि वो 18 साल से कम उम्र के मासूम बच्चों को भी सलाखों के पीछे डालने देगी? ये सवाल आज मैं नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक चाबुक चलाया है, उसने दिल्ली पुलिस से लेकर देश के 6 बड़े राज्यों की सरकारों को हिला कर रख दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने आज सिर्फ लफ्जों में यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबसे ऊपर है और आंदोलन को दबाने के लिए पुलिसिया बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये कि छात्रों के आंदोलन को सच में हाईजैक किया गया या फिर पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए मासूम बच्चों पर लाठियां भांजी। तो युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण छात्रों का आंदोलन था, लेकिन इसी बीच जो पुलिस ने बर्बरता करी वो बहुत ही गलत रही है। अब इसको लेकर आगे जांच बिठाई जाएगी और उस पर सरकार को भी उन्हें रिहा करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ सोचता है, लेकिन दूसरी तरफ सदन में इसको लेकर जमकर चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, तीखा जिसे कहेंगे बहस का टॉपिक छिड़ता हुआ नजर आया, जिसको खूब यहाँ पर ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर हमारे पैनलिस्ट क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर हमने खास पैनल बुलाया है जिस पर हम लोग आज खास चर्चा करने वाले हैं। सीधी मुलाकात कराती हूँ आपकी। संजीव वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। अभिषेक भंडारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से जुड़े हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत राकेश मिश्रा जी आपसे करते हैं। आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले को लेकर क्या समझ रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हित में है? देखिए, इसको कोई अन्यत्र ना ले। सुप्रीम कोर्ट के ही एक लाइन से काकरोच जनता पार्टी का जन्म भी होता है। शायद वो भी एक वर्डिक्ट था। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया वो छात्र हित में किया है। संभावना ये नहीं है, संभावना किस चीज़ को लेकर है। आज जिस लड़ाई को लेकर छात्र आंदोलित था वो एक विषय को लेकर था, सरकार द्वारा रचित, सरकार को इस बात की भी रक्षा करनी है कि हमें हमारा जो परीक्षा सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो रहा है, और दूसरा हमारा संवैधानिक अधिकार। आज जो द्वंद्व है इन दोनों के बीच में चल रहा है। सरकार किस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए? हमें रक्षा प्रणाली, हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है, या हमारी जो परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं उनके लिए, या हमारा संवैधानिक अधिकार? आज द्वंद्व इन बातों पे हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है किसी छात्र आंदोलन को लेकर नहीं, इस व्यवस्था के अगेंस्ट जो व्यवस्था खड़ी हुई उसको लेकर हुई। अब आइए दूसरी बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तलखी भरा, चूँकि अब वो देश की सर्वोच्च अदालत है और हम लोगों के लिए सर्वमान्य है, तो इस बात को हम आगे और जोड़ के कहते हैं कि आज अगर स्थिति हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से ही चलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा? जो 980 लोगों का चिन्ह मिला, इस पूरे लाखों की भीड़ में जो छात्र आए उसमें 980, जो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि 980 ऐसे लोग थे जिनमें पूर्व में बलात्कारी, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और इनका मुकदमा था, जिन्हें वो चिन्हित की, तो वो कौन थे? ऐसे लोग, देखिए भंडारी जी, बात आपकी सही है। किसी भी, हम आप भी छोटा प्रोटेस्ट करते हैं ना जाके, तो उसमें भी 4 आताताई आते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो हमारे साथ भी होते हैं, आपके साथ भी होते हैं। उनका मूल उद्देश्य होता है उसको भड़काना, उसके खिलाफ एक और गहरी साजिश करना। ऐसे लोग समाज में हैं, और शायद यही एक स्थिति है कि आज हमारे समाज में किसी भी बड़े प्रोटेस्ट में एक सामूहिक रूप से उत्प्रेरणा शुरू हो जाती है, एक सामूहिक रूप से उसमें बलवा शुरू हो जाता है। शायद यही एक कारण था। अब सोचने वाला विषय यह है कि 130 पुलिसकर्मी भी उसमें घायल है। अगर पुलिस ही प्रोटेस्ट को रोक रही थी और वो भी जबरन सारे काम कर रही थी,
तो वो 130 पुलिसकर्मी जो घायल हो रहे थे वो कौन थे? बात समझ, एक ही पक्ष को नहीं सर। लाइन ऑर्डर में अभी कुछ बिगड़ता, मान लिया, अगर दिल्ली में कोई बहुत बड़ा बवाल हो जाता, तब आप किसको दोष देते? तब भी तो आप उसी को दोष दे रहे होते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो भी उनकी लाइनें आई हैं कि यहाँ ये होना चाहिए, SIT गठित होनी चाहिए, इसमें ये आना चाहिए, हम उनकी सारी बात मानते हैं, लेकिन लाइन ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का विषय था। और जिस प्रकार से इस समस्या का समाधान निकाला गया, चाहे वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए प्रति जो पीड़ित परिवार है उनको देने की बात हो, चाहे परीक्षा परिणाम लाने के लिए त्वरित व्यवस्था हो, और उसके बाद मैं एक बात के लिए और कि सरकार इस बात पर निरंतर चिंतन भी कर रही है। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए बराबर चिंतन कर रही है कि हम इस व्यवस्था को कैसे ठीक करें। और शायद यही जो मैं वर्ड कह रहा हूं कि परीक्षा की जो गरिमा है, आज उसकी लड़ाई है लोकतंत्र की गरिमा के साथ। ठीक है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी आप? इस प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया है, लेकिन एक जो सवाल पूछा गया, क्या इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की गई? निशी जी, ये एक प्रोटेस्ट कोई भी हो, जब जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में कोई रोष होता है, जैसे परिवार की बात कर रहा हूं मैं, एक बहुत छोटी इकाई पे जाते हैं परिवार पे। अगर परिवार का गार्जियन सब चीज़ों की अनदेखी कर रहा है और कोई चीज़ जो नियमानुसार परिवार में नहीं चल रही है, तो कोई ना कोई आवाज़ उठती है। इसी तरह से ऐसा नहीं कि ये आंदोलन एक दिन में 20 तारीख से और 10, 15, 20 दिनों में, मानी 25-26 दिन यहाँ पे हमारे सभी छात्रों ने अनशन भी किया। लेकिन आप ये देखिए क्यों किया, प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये एक दिन का उपजा हुआ चीज़ नहीं है। निसंदेह सरकार की किरकिरी हुई है इसमें, और सरकार भी ऐसा चाह रही होगी कि ऐसा कोई नहीं चाहता कि हमारी बेइज्जती हो। ये बहुत छोटी स्तर से लेकर और इंटरनेशनल जगह तक आप देख रहे होंगे, सारे मीडिया चैनल या बाहर के लोग भी इसको देख रहे थे। तो ये इसमें देश की साख, प्रधानमंत्री की साख, सबकी साख गिरती है। लेकिन खामी तो हुई है यहाँ पे। अभी पिछले 10 सालों में जब 152-53 पेपर, बड़े पेपर लीक होते हैं, एक पेपर लीक, माने ऐसा नहीं है कि लीक नहीं हो सकता, लीक कभी भी हो सकता है, लेकिन क्यों हो सकता है? यही तो एक सवाल है मैं कि आखिरकार पेपर लीक हो ही क्यों सकता है? मानवीय इसको इतना ईज में क्यों लिया जाता है जी, कि एक की मामूली चीज है कि पेपर लीक हो जाता है? मैं इसी की बात कर रहा हूं। मैं एक त्रुटि किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो अगर त्रुटि बार बार हो रही है तो वो अपराध हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे नीट का पेपर 3-4 बार लीक हुआ, लेकिन उसके अलावा कितने पेपर लीक हुए आप ये देखिए। अभिषेक भाई, एक चीज बताओ जी, आप बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हो। आपकी सरकार होती, मान लिया कांग्रेस की सरकार किसी राज्य में है और उस राज्य में पेपर लीक होता है, तो उसका कोई धन सरकार के पास जाता है? नहीं जाता ना। पेपर लीक करने वाले क्षणिक लाभ लेने वाले लोग। मिश्रा जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल, है ना? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में पेपर लीक नहीं हुए, सबके नहीं, ये वो क्षणिक लाभार्थी हैं, वो क्षणिक लोग हैं। उनकी एक मेंटालिटी, हुआ क्या है, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सन 2005 में, अभी भी वो उत्तर प्रदेश में दोनों, एक उसके राजभर की पार्टी से विधायक है और एक उनके वो जो निषाद की पार्टी से विधायक है। दो विधायक हैं और दोनों पेपर लीक के माफिया थे। 2000 अलग-अलग प्रदेशों में पेपर लीक करवाए 2005 में लीक करवाए। 2005 से उनके ऊपर केस था और 2026 में वो माननीय थे। तो ये
कौन सी व्यवस्था थी? ये लचर वो संवैधानिक व्यवस्था थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उन्हें, ये किसी कोर्ट ने आज उन्हें सजा दी होती, आज उनका घर कुरुक किया होता, आज वो सजा याफ्ता होते, तो वो माननीय बन सकते थे। मैं नहीं माननीय बन सकते थे बिल्कुल क्या? बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको, अब आज वो तलखी से बोल दे, वो उनके लिए बड़ी बात है। आपने मिश्रा जी, चलो ये आपकी एक अपना वर्जन हो सकता है। मैं अभी इससे पहले आपने एक चीज और बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई और सरकार ने लॉ मेंटेन करना, निसंदेह करना है। जब इनपुट्स होते हैं, आपको ये पता है ना, जब मैं सरकार के खिलाफ या कहीं भी कोई, जैसे आपके घर में ही आ रहा हूं मैं, तो आपको मैसेज देता हूं कि आ रहा हूं, इसी तरह से सरकार को भी चेताया जाता है। वहां पे 26 दिन से सोनम वांगचुक धरने पे थे, अन्य बहुत सारे छात्र थे धरने पे, सरकार को बताया गया था। अब एक चीज बताइए, 26 दिन बाद भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। आप सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, सिस्टम की बात है। जब परिवार का मुखिया, ये एक मैसेज होता है मिश्रा जी, अगर परिवार का मुखिया बदला जा सकता है ना, तो सिस्टम में ऊपर से नीचे कोई भी बदला जा सकता है। नहीं, आप मेरी बात पे हंसेंगे जरूर। मैं हंस इसलिए नहीं, रहा हूं। हंस इसलिए रहे मैं हैं हंस इसलिए रहा जी। हूं कि जब और सिस्टम कहता है दूसरी कि बात जिस आपको और मुकदमे को बताऊं, 20 साल में हम परसों डिसीजन नहीं दे पाए, एक- उस पर हम टिप्पणी करते हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए, एक दिन पहले परसों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, कल लोकसभा में पहली बार आ गए और फूल मालाओं से इतना स्वागत हुआ जैसे कि सेना पे, बॉर्डर पे नहीं जाते हैं और सेना का जो विशिष्ट मेडल होता है, प्रधान जी को पहनाया गया। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही परमवीर चक्र इनको मिल गया हो, ठीक है। तो ये एक मैसेज के हाँ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हो हूँ, सकता ये है। हो सकता है नहीं, आपकी देखिए। परंपरा हो, ये आपकी परंपरा हो। ये कैसी आप- परंपरा ना फिर? किसी की परंपरा देखिए, नहीं, ये एक चीज परंपरा बताइए, नहीं है, उन्होंने नहीं, सम्मानित किया कि उन्होंने सम्मानित किस बात का सम्मान ले था ये? लिया ये फैसला। एक चीज बताइए, ये यही कोई तो सम्मान सवाल वाली है बात ना। अरे 2-4 दिन चुप रहते, संगठन के आप नेता हैं, आप हर चीज यहाँ पे हो सकता है वो किसी और चीज के विशेषज्ञ हो, लेकिन यहाँ पे खामी हुई है ना उनके द्वारा, हो सकता तो है। उनको उसकी सजा मिली है। आप- और लेकिन आ आपने रही हूँ उनको मैं आपके महिमा पास, मंडित किया है। आ रही हूँ आपके पास। आप- अभिषेक जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी दीपक रावत जी, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप भी यही मानते हैं कि यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ वो युवाओं को दबाने, उनकी आवाज दबाने के लिए किया गया था, या फिर इसके पीछे आप कोई और वजह समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी साथ लेकर बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस संदर्भ में कि जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो चल रहा था, उस पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बलपूर्वक प्रयोग किया वो अनुचित था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट बताता है कि भारत का जो लोकतंत्र है, इसमें 4 जो स्तंभ हैं, उसमें विधायिका अपने आप को सर्वोपरि ना समझे। न्यायपालिका, 4 स्तंभ जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जो हम जहां बैठे हुए हैं, मीडिया, प्रेस। और ये चारों ही ऑटोनोमस बॉडियां इसलिए रखी गई थी कि वॉचडॉग की स्थिति थी कि एक संस्था दूसरे संस्था की तरफ ध्यान दे और चारों ही एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। अगर कहीं पर किसी गलत विधायिका को गलत फहमी हो जाती है कि वो सर्वोपरि है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो चुन के आ रहे हैं, विधायक चुन के आ रहे हैं, और विधि संबंधित जो भी नियम कानून है वो बना रहे हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि ये न्यायपालिका को देखना है कि क्या विधायिका सही काम कर रही है, नहीं कर रही है। और आज जो ये निर्णय आया है, न्यायपालिका ने बिल्कुल स्पष्ट करा है कि आपने जो कार्य करा है वो लोकतांत्रिक नहीं है, ये याद दिलाया है सरकार को। और जो गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि हम ही सरकार हैं, हम ही इस भारत के कर्ता धर्ता हैं, तथा कथित जितने मंत्री हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, कोई भी हो, कभी भी, इसीलिए ये 4 चीजें अलग रखी गई हैं। अब इसको किस विषय में देखना है, पूछा जा रहा है। देखिए, आप इसको इस तरह से लीजिए कि आज जब हम आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं और एक छोटा सा आंदोलन हो रहा है, उसमें बलपूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो आंदोलन छात्रों को किस बात में था, उनकी प्रमुख मांग किस बात की थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा दें। अगर सरकार पहले ही दिन इस बात को मान लेती, ये 1 हफ्ते बाद मान लेती, तो आज स्थिति नहीं आती। तो स्थिति किसने उत्पन्न करी? आक्रोश, लोग जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको आक्रोशित किसने करा, किसके निर्णय ने करा?
क्यों डिले करने की प्रक्रिया में सरकार लगी रही? अब आप अंदाजा लगाइए, जब हमारे जो क्रांतिकारी रहे थे, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटानिया सरकार थी, यहां तो अपनी सरकार है ना, तो प्रोटेस्ट कैसे हुआ करते होंगे? इसका अनुभव बीजेपी के पास नहीं है, अनुभव नहीं है ना आंदोलन का। मैं क्यों बार बार याद दिला रहा हूं, आंदोलन कैसे शांतिपूर्ण होते हैं। गांधी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, अंग्रेजी सरकार ने डंडे मारे, लाला लाजपत राय डंडे से मारे गए, याद आया आपको? आज डंडे कौन मार रहा है? उस टाइम तो अंग्रेज सरकार थी, आज वो डंडा कौन मार रहा है? हमारी सरकार। ये लोकतंत्र है? आप अपने ही लोगों को डंडे मारेंगे जो आप ही आवाज उठाएंगे? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है। लोकतंत्र वही जीवित रहता है जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी होती है, और अभिव्यक्ति आजादी ही ये पूरा मीडिया चलता है। और उन बच्चों की भी अभिव्यक्ति की आजादी थी, उनका तरीका अलग था, शांतिपूर्ण था, किसी का तरीका आक्रोशित हो सकता है, बात चल सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आपको ये सहना पड़ेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि ये चारों चीजें आपको क्या इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ? छात्रों ने एक मांग करी, छात्रों की मांग को डिले किया गया, फिर छात्र आक्रोशित हुए और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। अब क्या ये जायज हो जाएगा कि आप उनको डंडे से मारेंगे? कहां के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं वो? कौन सा हक मांग रहे थे? आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो आपने कल लिया, परसों लिया, एक हफ्ता पहले ले लेते, एक महीने पहले ले लेते, तब भी स्थिति ऐसी होती। लेकिन आपने नाक का इश्यू बनाया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना नाक का इश्यू बनाया कि यदि हम इस्तीफा ले लेंगे तो हम झुकते हुए नजर आएंगे। अरे अपने बच्चों के आगे झुकने में माता पिता, वैसे तो आप माता पिता कहते हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि हम इनके गार्जियन हैं, तो अगर अपने बच्चों के सामने आपको झुकना भी पड़े तो क्या दिक्कत आ रही है? आपने भारत के युवाओं को उनको ये साबित करने की कोशिश करी। और जो मैं उस प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं कि डंडों से किस प्रकार पीटा गया, किस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार किया गया, मैं उस प्रक्रिया में जा ही नहीं रहा हूं। सवाल यह है कि जो निर्णय लिया गया वो किसने लिया? सवाल यह है कि अपने ही बच्चों पर लाठी चलाने का इतना कुकृत्य सरकार ने कैसे कर लिया। और इसकी खूबसूरती बताता हूं, आज तक जंतर मंतर में इतने आंदोलन हुए मिश्रा जी, जितने आंदोलन होते हैं गंदगी मस्ती है। आपको पता है छात्रों ने क्या करा? ये वही पढ़े लिखे जन जी जो किसी की नहीं सुनते हैं, एक भी कूड़ा वहां जंतर मंतर में नहीं रहने दिया, सब अपने साथ उठा के ले गए। क्यों ले जाएंगे? इससे पहले कभी देखा आंदोलन किया कभी भारतीय जनता पार्टी ने? कभी जंतर मंतर में कभी सफाई करी? ये नए लड़के हैं, नया युग है, नए लोग हैं, इन्हें समझना आवश्यक है। ठीक है दीपक रावत जी, एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा। राकेश मिश्रा जी, फिर मैं आती हूँ संजीव जी के पास। मेरा सिर्फ जब आप बोल रहे थे, मेरा कोई मोटो नहीं है क्या आपसे, क्या आप क्या कह रहे थे, सही बात कह रहे थे दीपक जी। मेरा सिर्फ इतना मोटो है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आज हम बैठे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले ये छात्र गए थे नीट परीक्षा को लेकर। तब उन्होंने एक टिप्पणी दी थी कि ये काकरोच है। आज उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मांग करने गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन क्यों नहीं दे पाई थी? मेरा प्रश्न है। देखिए, व्यवस्था को आज 5,63,00,000 देख लीजिए केसेस पेंडिंग हैं भारतीय न्यायालयों में। व्यक्ति का भरोसा तब टूटता है। ये आंदोलन की जड़ कहां पैदा हुई? जब उन्हें काकरोच कहा गया। आज हम उस पर बहस कर रहे हैं। किससे उम्मीद करते हैं आप? कार्यपालिका से ही तो, विधायिका से ही तो। उम्मीद किससे करते हैं? सरकार का मुखिया कौन है? कार्यपालिका और विधायिका ही तो। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब अब हमारे जैसे युवा तो झेल ले गए, लेकिन ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, ये बड़ी फास्ट रहना चाहती है। ठीक है, इसी पर एक अब इसे निर्णय चाहिए। ये आपके 5,63,00,000 केसेस नहीं देखने आई है। इसके साथ अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो अगले 2 घंटे और 4 घंटे और 6 दिन में आप इन्हें निर्णय दे दीजिए। ठीक है। संजीव वर्मा जी, मैं आप आपसे इसे भी जवाब देखो। चाहूंगी कि इसका एक पहलू भाई साहब ये भी है, सच में हाईजैक किया गया या फिर पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए मासूम बच्चों पर लाठियां बांधी हैं, इलेक्ट्रिक हथियार का इस्तेमाल किया है? बताइए संजीव जी। हेलो जी संजीव जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। विशेष देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण धरना देना, प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना सबको अधिकार है और सबको रखनी भी चाहिए। सरकार भी इसकी इजाजत देती, कानून भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन
आप यदि किसी भी धरना प्रदर्शन में कदाचित कोई हिंसा के ऊपर उतर आए और उसमें इस प्रकार के अपराधी तत्व उस आंदोलन के अंदर प्रवेश कर जाएं, जो पुलिस के ऊपर हमला करें, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाएं, पुलिस के ऊपर कांच की बोतलें फेंकें और 118 पुलिस कर्मी घायल हो जाएं। और घायल होने के बाद जब देखिए कई बार क्या होता है, सब्र होता है, लेकिन जब कई बार क्या होता है, जब आप पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, संजीव जी आपने पुलिस शायद अपना सुप्रीम धैर्य कोर्ट का का वर्डिक्ट परिचय नहीं दे रही, सुना। और पुलिस पर उसके बाद पथराव ही तब किए गए जब पुलिस की ओर से एक्शन पहले लिया गया, ये आप जानते हैं? क्या पहले पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया, फिर उसके बाद ही यहाँ पर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। और ये छात्रों के बीच में कुछ ऐसे आप वहाँ पर थी उत्पादी क्या? लोग मौजूद थे आप जिन्होंने वहाँ इस पर तरीके थी की क्या? घटिया हरकत जरूर की होगी। निश्चित जी मेरी बात का जवाब दीजिए, आप वहाँ पर थी क्या? आपने संजीव देखा जी, क्या क्या आप नहीं जानते 24/7 रिपोर्टिंग की हमने, एक एक पल की खबर हमने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से साझा की है। आप मुझे पहले मत आप ये बताइए कि मैं बताइए वहां कि थी या नहीं थी, अरे सारी आप सिचुएशन देखी बताइए, है मैंने। आपने देखा है क्या वहाँ CCTV हाँ पर? मैंने देखा है। अरे कैसी बातें करते हैं? संजीव कैसी जी, अब बातें मैं बोल करते रही हूँ हैं? मैंने देखा है, आप मुझे बोल रहे हैं कैसी बात कर रही है। लाइव रिपोर्टिंग है हमारे पास कि पुलिस ने लाइव कितनी रिपोर्टिंग बर्बरता है तो लाइव दिखाई। चलिए मुझे रिपोर्टिंग में छोड़िए, आप मुझे देखिए, छोड़िए, आपको मुझ पर विश्वास 118 नहीं है। पुलिस वाले आप अगर सुप्रीम घायल कोर्ट की होते हैं वर्डिक्ट तो सुनिए। और 2876 रिकॉर्डेड ड्रीडेड क्रिमिनल, जिसमें 101 हत्या के अपराधी हैं, जिनपे हत्या के कई मुकदमे चल रहे हैं, रेप के मुकदमे चल रहे हैं, चेन स्नैचिंग के मुकदमे चल रहे हैं, ड्रग्स के मुकदमे चल रहे हैं और डकैतियों के तक के मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे 2873 जो क्रिमिनल मान लिया संजीव जी, अंदर मान लिया घुसे मैंने और आपको पूरे कि movement- आखिरकार उन पर 376 जैसे मुकदमे हैं, चेन स्नैचिंग, अपराध, रेप, इन सब के मुकदमे दर्ज है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने फिर इस्तीफा क्यों दिया? ऐसे लोग जो इस तरीके की नीच हरकतें कर रहे हैं, आप उनकी बात मानकर क्या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देंगे? क्या इतने कमजोर पड़ गए हैं आप लोग कि ऐसे किसी की भी बातों में आ जाएंगे? कोई भी अपराधी आएगा अपराधी पृष्ठभूमि से और आप बोलेंगे कि हाँ भाई हम तो इस्तीफा दे देते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं, संवैधानिक पद छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की भाषा और इस तरीके से हम नहीं बोल सकते। वहां पर वाकई में अपने सजग मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। आऊंगी आपके पास वापस, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आवर में और सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बल प्रयोग आखिरकार क्यों किया गया, उसको लेकर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। पैनलिस्ट का रुख करते हैं और पैनलिस्ट के पास वापस लौटेंगे और उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो इस वक्त चर्चाएं गरमाई जा रही थी कि आखिरकार उस पर अपने पक्ष क्या रखे जा रहे हैं। संजीव वर्मा जी से हम लोग पहले से ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे। संजीव वर्मा जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ कह रहे थे आप, लेकिन सवाल यही रहेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है कि पुलिस ने जो लाठियां भांजी है वो बहुत गलत थी। छात्रों को इस तरीके से अगर मारा जाएगा तो इससे साफ प्रतीत होता है कि उनकी आवाज दबाने के लिए सरकार ने सीधे बल का प्रयोग किया है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। बोलिए निश्चित जी, मेरे को बोलने दीजिएगा। हाँ मेरे को बिल्कुल। बीच में टोकने का मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखिए, हमें देखना है, हम देख रहे हैं और देखते रहे, किया कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी के अब्बा राजीव गांधी की, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, जिन्होंने 1986 में भी पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की एक बात कही थी, लेकिन बात ही रह गई। 40 साल बीत गए और 40 साल बीतने के बाद भी तमाम जो माफिया तंत्र था वो पूरी तरह सक्रिय रहा। वो अपनी जो एक युवाओं के साथ जो एक अपराध हो रहा था, युवाओं की जो मेहनत के ऊपर लगातार पानी फिर रहा था, वो बदस्तूर जारी रहा। लेकिन 2026 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं के दर्द के ऊपर मरहम लगाने का एक स्थायी काम करते हैं, और मैं सोचता हूँ
एक इतना कठोरतम जो कानून लाने का उन्होंने अपने युवाओं के साथ वायदा किया और जिसको अमली जामा पहनाने के लिए हम संसद में आज कल भी उस बिल पर जब चर्चा की बात हुई तब यही विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, तब यही विपक्ष मुंह चुराता है। तो मैं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये चाहते ही नहीं कि इस प्रकार का कठोर कानून इस देश में आए जिसमें 10 साल तक की कठोरतम सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की जो एक व्यवस्था की गई है। मैं सोचता हूँ इतना कठोर कानून है कि कोई नकल करवाना और करने से और इस प्रकार के माफिया तंत्र को इस काम के लिए सोचेगा भी नहीं। और मैं सोचता हूँ आज जो यही एक तो कई महीनों में दायरे में आ क्यों नहीं रहे कोई अपराधी? इतने पेपर लीक हो गए हैं, अब एक भी अपराधी इस कानून के दायरे में नहीं आ रहा है। अभी मेरे साहिब अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे। जरूर अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है भी, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। क्या अभिव्यक्ति की आजादी किसी को भी आप गाली देंगे देश के सर्वोच्च पद पर ठीक है, और आप ही के सांसद इन युवाओं को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपशब्द मर्यादित शब्द बोलने की किसी को इजाजत होनी चाहिए क्या? आप बताइए, ऐसे तत्वों के ऊपर क्या कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्या? 5-5, 7-7 लाख रुपए का जो जोमेटो और स्विगी से जो ऑर्डर विदेशों से, बांग्लादेश से, ओमान से, सीरिया से और तमाम देशों से जो 5-5, 7-7 लाख रुपए की रोजाना वहाँ पर बिरयानी खिलाई जा रही है। संजीव जी एक सवाल पूछूं? आप ही के सांसद सदन के बाहर आते हैं, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, बताइए होनी चाहिए। अब आप उन्हें गटर का कीड़ा बता रहे हैं, नाली का कीड़ा बता देंगे। तो ये छात्र हैं, किसी के बच्चे हैं, उनके माँ बाप ने दिल में पत्थर रख के उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा है, आप उन्हें गटर का कीड़ा बोल देंगे, आतंकवादी बोल देंगे, डंडे चला देंगे। क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये उचित है? जी देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो रहे हैं। भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी मैं सोचता हूँ 40-50 सालों तक विपक्ष की भूमिका रही, लेकिन आज तक कभी भी देश की सुरक्षा के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करी, कभी भी ठीक है, देश ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आपके सुरक्षा व्यवस्था पर भी आएंगे और जानते हैं देखिए, आप अपनी तारीफ करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, औरों के मुंह से आपकी तारीफ सुन लेते हैं विपक्ष। संजीव जी, औरों के मुंह से तारीफ सुनते हैं ना। लेकिन दीपक रावत जी के पास भी आऊंगी, पहले एक कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी रुकिए, हमारे संजीव जी रुकिए जरा, आप भी की तारीफ सुन लेते हैं। अभिषेक जी मुझे बताइए, अभी यहाँ पर संजीव जी कह रहे हैं कि सदन में जब ये सख्त कानून लाया जा रहा है तो ये विपक्षी सांसद वॉकआउट कर जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें तो हम भी देख रहे हैं, आप धरातल पर कुछ और कर रहे हैं, संसद में जाकर कुछ और कर रहे हैं। निशी जी, अरे सुन लीजिए संजीव जी, अभिषेक जी से सवाल पूछा है मैंने, इतने ईमानदार हैं तो जवाब ले लीजिए अभिषेक जी से। संजीव जी बोलिए। अभिषेक निशी जी, जब कभी भी चाहे लोकसभा का सत्र शुरू होता है या मानसून सत्र, कोई भी सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है। तो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें रखी होंगी, नेता विपक्ष के सामने रखी होंगी, वहाँ पे लोकसभा स्पीकर जो भी बातें थी, अगले दिन जब सत्र शुरू होता है, हमारे एलओपी उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि यहाँ पे पेपर लीक के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो आप रवैया देखिए, मैं ऐसे सरकार के रवैये की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब उस पीठ का मालिक लोकसभा स्पीकर है,
और लोकसभा स्पीकर ये बोलता है कि मैं सरकार से पूछ के आपको जवाब दूंगा, तो पीड़ा होती है। तो अगर आप ये बताइए, स्पीकर हाँ या ना में जवाब देते तो अलग बात होती। अगर आप ये बोलेंगे कि हम सरकार से पूछ के जवाब देंगे, तो ये पीड़ा होती है। तो सदन कैसे चलेगा? आप इतने हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पे थे। सोनम वांगचुक ने वहां पे अपना आमरण अनशन किया हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई आप बोल रहे हैं, आप एक भी मुद्दे पे सुनने को तैयार नहीं है, तो लोकसभा अब कैसे चली? चलो आज बताइए, आज से कैसे चली? कुछ तो बात हुई होगी ना। जब पक्ष विपक्ष, कुछ पक्ष सत्ता पक्ष की बात करेगा, कुछ विपक्ष की बात सुनेंगे, तभी तो आज चर्चा शुरू ही हुई होगी। ये चर्चा पहले भी तो शुरू हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? मैं अभी पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आज उनका वर्डिक्ट था उस पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो भी छात्रों पे या आंदोलनकारियों पे इस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट अगर एसआईटी, एक सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में अगर ये जांच होगी, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी नपते हुए नजर आएंगे। आप बताइए, वहां पे छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने आह्वान भी किया था कि हम जंतर मंतर पे इस दिन ये करेंगे, ठीक है। वहां पे 7 लेन थी और 7 लेन पे, हर लेन पे एक एक बड़े बड़े ट्रक पत्थर की, वो कौन ला सकता है? छात्र लाए होंगे। आप बताइए, अगर छात्र लाए तो उनको डिटेन क्यों नहीं किया गया? आप आज बता रहे हैं किसी भी माध्यम से, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, कि वहां पे इतने आपराधिक थे, इतने आतंकवादी थे, इतने कुछ थे, तो दिल्ली पुलिस ये पहले क्यों नहीं बता पाई? और वो लोग आज कहां हैं? आप बताइए, पुलवामा में जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ना आपको आने का पता चलता है, ना जाने का पता चलता है। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना, 26 मासूम लोग मारे गए पहलगाम में, आपको न आने का पता, न जाने का पता, कौन थे, क्या थे, आपकी इंटेलिजेंस कहां है? यहां पे भी आप खाली लीपापोती करना चाहते हैं क्या? आप बताइए, यहां पे अगर वो बच्चे आतंकवादी थे तो उनको पहले डिटेन क्यों नहीं किया गया? 26 दिन से वो वहां पे धरने पे थे, और ये बताया गया कि कई दूसरी जगह से आपने रैपिड एक्शन, वो अलग चीज है, अलग अलग बंगाल से कितनी बड़ी मात्रा में आपने फोर्स बुलाई, आपने क्या करने के लिए? इन छात्रों को पीटने के लिए। आप तो गार्जियन हैं, अरे बुला देते उनको अपने पास, आज भी तो बुलाया ही है आपने, या आप डर के गए? जो भी है, चलो, माँ बाप में, बच्चों में, अपने में झगड़ा होता है, सुलझौता भी तो होता है, समझौता होता है। अरे तो ये जो कांग्रेस का, ये तो सीधे राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू से नीचे बात नहीं करेंगे। निशी जी, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं इनके बीच में बिल्कुल बोला नहीं। ये कहाँ राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के वर्जन की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की बर्बरता की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे आतंकवादी थे तो वो डिटेन क्यों नहीं किए गए? भाजपा के सत्ता, आप जवाब दीजिए। आपका जवाब दीजिए संजीव जी। संजीव जी, 26/11 पर मत आइए, आप पुलवामा पर आइए, आप पहलगाम पर आइए। समझौता एक संजीव जी सुनिए, अगर आप मेरी सुन पा रहे हैं आवाज, वरना मेरे को आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। उसको अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है आपसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। सुनिए जरा सवाल, संजीव जी सवाल सुनिए जरा, मुझे आप बताइए, आप आतंकवादी बोल रहे हैं उन बच्चों को, बोलते हो तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो बोलती थी कि देश के संसाधनों पर पहला 16% का अधिकार मुसलमानों का होगा। संजीव जी सुन रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ठीक है, संजीव जी की आवाज डाउन कीजिए, शायद उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे कनेक्शन साधने की कोशिश करेंगे। संजीव जी शायद आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। दीपक रावत जी, क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार अगर वाकई में सरकार ये कह रही है कि आतंकवादी थे, आतंकवादी पृष्ठभूमि से कई लोग वहां पर मौजूद थे, तो 26 दिनों से वहां पर जब आंदोलन चल रहा था तो एक एक पर पैनी नजर जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से रखी जा रही थी, इंटेलिजेंस तमाम वहां था, केंद्र वहां पर मौजूद था,
और सबसे ज्यादा हाईटेक पोजीशन जो एक हाईटेक एरिया है जंतर मंतर, वहां पर तो और भी ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं। तो आखिरकार ऐसे में इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? आतंकवादी हैं तो इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ लिया गया? देखिए 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो एक अनुभव विपक्ष को और पूरे भारतवर्ष की जनता को हो रहा है कि जब जब ऐसे आंदोलन हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक रटा रटाया एक सिस्टम है जिसमें वो पहले अलगाववादी बोलेंगे, आतंकवादी बोलेंगे, गुंडा तत्व बोलेंगे, और जब सब चीज़ें नहीं हो जाती है तब वो कहेंगे कि विदेशी ताकतों का हाथ है, पाकिस्तानी है। आप देखिए इसमें भी जब शुरू में कहा था कि ये पाकिस्तान समर्थित हैं और यहाँ विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है, इन शब्दों का मतलब वो इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये मामला विदेश से संचालित हो रहा है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। सोनम वांगचुक महीनों तक अनशन में रहे लद्दाख में अपनी कुछ मांगों को लेकर। तो सरकार ने क्या बोला कि ये इनके जो एनजीओ है चीन से पैसा आता है, चीन की कोई कंपनी, चीन के लोग इनके एनजीओ को फंडिंग करते हैं, ये तो विदेशी ताकतों से खेल रहे हैं। तमाम चीजें मीडिया में चलाई। और जब सोनम वांगचुक दिल्ली में आके जंतर मंतर में अनशन करते हैं तो अपना डेलीगेशन भेजते हैं। अरे भैया जो वो सोनम वांगचुक को अगर आपने कह दिया कि विदेशी फंड में है, चाइना से प्रभावित हैं, उनके समर्थन से एनजीओ चलाते हैं, एनएसए के एक्ट है तो आप अपना डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं उनके सामने? कहने का मेरा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जब से सत्ता में आई है समझ में आ रहा है आंदोलन को संभालना भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है। आंदोलन को किस तरीके से, इसका कारण मैंने बार बार ढूंढ रहा हूं कि अब आप देखिए, आपने बच्चों को भी वही बोला, इनके प्रवक्ता बहुत से चैनलों में कहते हैं कि कांग्रेस को भारत उसके पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। अच्छा पूछा गया कि एक विजुअल दिखा दीजिए तो कह रहे हमारे पास जानकारी है। कौन सी जानकारी है भाई? आप आरोपित कर रहे हैं बच्चों पे, आप कह रहे हैं विदेशी ताकतों से खेल रहे हैं, विदेशी ताकतों का समर्थन है इस पूरे आंदोलन में, और फिर उनकी बात को मान भी जाते हैं। यानी आप हर साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह के पूरे इस आंदोलन को ड्रेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा। वो छात्र नहीं माने, वो छात्र अपनी मांगों के साथ अड़े रहे और बिल्कुल स्वच्छ आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि इस आंदोलन को बनाए रखें। इसके मुख्य उद्देश्य को जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। लेकिन ये एक नियति बनी हुई है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोला तो आपने देशद्रोह की बात कर दी, यदि आपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोला तो आपने देश विरोध की बात कर दी, यदि आपने कार्यशैली के बारे में बोला, ये जो एक सिस्टम बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, इससे नकार दिया है युवाओं ने। आने वाला भविष्य युवाओं का है। युवाओं ने नकार दिया है कि आप जो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो परसेप्शन क्रिएट नहीं किया जाएगा। और उसी की परिणति है कि आज सरकार को झुकना पड़ा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज निशी जी, भारतीय जनता पार्टी को और तमाम उनके समर्थकों को लगता है कि आंदोलन गलत है। मैं पूछना चाहता हूं, लाठीचार्ज में तो लाजपत राय भी मरे थे 1928 में, तो अंग्रेजों को हम गलत बोल रहे हैं ना? आज शांतिपूर्ण आंदोलन था लाला लाजपत राय जी का। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पैदा हुए उसी का बदला लेने के लिए। तो आंदोलन तब भी चल रहा था, आंदोलन अभी भी दूसरे तरीके में चला। शांतिपूर्ण आंदोलन को जब अगर सरकारें जो सरकारें रहती है सत्ता में, उस टाइम ब्रिटानिया सरकार थी, आज हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, जब वो इस तरीके का कोई आचरण करेंगी तब अंदर राजगुरु भगत सिंह पैदा होंगे। तो ये नए जेनजी वाले हैं, इनको आपको संभालना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा। भागवत जी ने क्या बोला? भागवत जी ने कहा कि अब वो जमाना चले गया जब हम डांट पीट के समझाते थे। अब ये नई पीढ़ी है, आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी। बिना वार्ता के आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हठ धर्मिता नहीं चलेगी वर्तमान समय में। ठीक है राकेश मिश्रा जी, एक आपसे जवाब लेना चाहूंगी मैं, एक छोटा सा कमेंट इसी पर। शायद संजीव वर्मा जी तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपनी सुनाने में लगे हैं, हमारे सुन नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल मैं आपसे भी एक चीज़ करना चाहूँगी। देखिए सरकार आतंकवादी बोल रही है, उनमें कई लोग ऐसे पहुंचे थे जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको डिरेल करने की कोशिश है या फिर जो भी चीज़ है। लेकिन अगर वाकई में सामने अपराधी थे, उनको आप नहीं पकड़ पाए भीड़ के कारण भी, और आपकी इंटेलिजेंस वहां पर फेल हो जाती है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का चेहरा बने सोनम वांगचुक, जिन पर एनएसए की धारा लगी हुई है, उनको तक तो आपका डेलीगेशन सम्मानित कर रहा है। तो आखिरकार हम कैसे मान ले कि आपका इंटेलिजेंस बहुत ही हाईली क्वालिफाइड वर्क कर रहा है?
ये किस तरीके का व्यवहार है फिर? देखिए निशी, आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है उन्हें? मैं कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ। नहीं, आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर लेकिन पर मैं जानना एक- चाहता एक सरकार पूरे- की मंशा क्या है इस चीज पर? लेकिन मैं इसको पूरे तथ्यात्मक रूप से रखूंगा आपके सामने। हाँ। सोनम वांगचुक पे जो NSA की धारा लगी थी उसे विड्रा कर लिया गया। विड्रॉ कर दिया गया। हाँ। क्योंकि अगले दिन सुप्रीम हटा कोर्ट लिया में जजमेंट था। मिश्रा जी, एक यही दिन तो विषय पहले- है एक कि दिन जब पहले आप वो इसे हटा आंदोलन लिया कर रहे थे गया। तब आपने उस दूसरा- आंदोलन को ड्रिल करने के लिए लद्दाख में उन पे NSA लगाया, और- आपने उन पे आरोप लगाए, अब दूसरी बात। मिथ्या आरोप लगाए। मुझे भी कहने दीजिए। यही तो उनका हम विषय बोल रहे हैं। उनका विड्रा कर लिया गया, उन्हें सम्मानजनक पूर्वक, और शायद सोनम वांगचुक को ही वादा अच्छा, वो किया। आरोप मिथ्या थे कि नहीं थे? सुनिए मिश्रा जी ना, विषय पे आइए। वो जो आरोप सरकार ने लगाए थे सोनम वांगचुक पे, क्या वो मिथ्या थे? और अगर सच थे तो विड्रॉ क्यों करा? ये प्रश्न हो सकता है सरकार से। ये सरकार से पूछना पड़ेगा ना। अरे सरकार यदि से वो पूछना सत्य चाहिए। थे तो आपने साफ विड्रॉ दिख रहा है, क्यों करा? अब और सरकार दिख रहा है। अगर सत्य नहीं थे तो आप कहिए कि हमने झूठे आरोप सरकार लगाए। सरकार और ये सोनम वांगचुक के बीच का मैटर ठीक है। है। इसमें हम ये भी हमारे कुछ नहीं देश का करेंगे। मैटर है। एक छोटा सा कमेंट, आज छोटा ये- सा कमेंट, आज ये हमें- सरकार का ये मैटर हमारे है देश क्या? का मैटर आज है। ये एक देश छोटा का सा मैटर है। कमेंट ही चाहिए इस पर। ये फाइनल विदेश का कमेंट मैटर करें। नहीं है। आज ये देश का फाइनल मैटर कमेंट है। देकर सरकार के जिस पे ये- चाहे आरोप लगा देगी। अब कल की किसी डेट को में भी लगा देगी। अब आप आइए, जिस टॉपिक पे निशी ने पूछा, 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो ये दिया है कि उनमें से जो नाबालिग है और जिन पर कोई केस नहीं है, ऑर्डर पढ़िएगा, उसमें यह है कि जो नाबालिग है और जिन पर कोई केस नहीं है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। 2873 लोग डिटेन किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, मिश्रा जी चलो ठीक है, ठीक है। माफी चाहूंगी आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अपने नाकाम जिस तरीके की कोशिश को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बन चुका है, मासूम बच्चों पर जो लाठियां बांधी गई हैं, उन पर इलेक्ट्रिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट ने उन्हें एक सहारा देने का काम जरूर किया है। लेकिन आखिरकार इसके बाद सरकार कितनी जागती है, लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।